सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। तो आप लोग का स्वागत है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बैच 1 में, और ये इसकी 4th क्लास है। ठीक है बेटा। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास। ठीक है भाई। तो इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक कर लिया था उसी से आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्रम में हमारे पास जो एक्ट आता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है बेटा। जो फर्स्ट, आज का जो फर्स्ट होगा वो क्या है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब ये जो एक्ट है बेटा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसको पॉपुलरली बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है भाई। इस एक्ट का दूसरा नाम है जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। ये इसका पॉपुलर नेम है। ठीक है भाई। एक्ट तो ये है, बट इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले जो था, इस समय जब ये एक्ट आया था तो भारत सचिव कौन था? मॉर्ले। भारत सचिव था मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है। और वाइस रॉय जो था वो था लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों के ही वजह से इसका नाम ये रखा गया। ठीक है बेटा। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, इसका सोल पर्पस क्या था? इसका पर्पस बेसिकली ये था कि भारत में नेशनलिज्म जो बन रहा था, ठीक है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि 1857 के बाद नेशनलिज्म की भावना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। ठीक है। और ये जो समय था, यहाँ पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना हो रही थी। स्वतंत्रता की मांग जो है, अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही थी। तो उसको फिनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, नेशनलिज्म की भावना को ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो यही इसका क्या था, मेन पर्पस था। ठीक है। पर ये पर्पस किसके थ्रू किया गया? बाय इंक्लूडिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये इस एक्ट की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल की। ठीक है भाई। डिवाइड करो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, किसी ना किसी तरीके से भारत को डिवाइड कीजिए और उस पर क्या कीजिए, फिर आगे चल के शासन चलाइए। ठीक है। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट गांधी जी द्वारा दिया गया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट है, ठीक है, इसी एक्ट ने भारत का क्या किया है, सत्यानाश किया है। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया क्या था, एक स्टेटमेंट था इस एक्ट के लिए। ठीक है। अब क्योंकि इस एक्ट की वजह से ही भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई, ये हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आई? तो इस वजह से लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक मतदान का जनक। ठीक है। सांप्रदायिक मतदान का जनक यहाँ पे इसको कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है। चलिए, क्योंकि इसी ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई थी। अब इसके प्रावधान के बारे में चलते हैं। ठीक है। इसके क्या क्या प्रावधान थे, इसको आप नोट भी करते रहिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रावधान पहला क्या है इसमें? इसमें जो पहला प्रावधान ये है कि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 69 कर दी थी। ठीक है भाई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, इनकी संख्या, मेंबर्स की संख्या 60 से अब कितनी कर दी थी? 69। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हुआ बेटा केंद्रीय विधान केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो कितनी कर दी? 60 से 69 कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर
अच्छा ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दी है। मिस्टेक तो क्या है, खैर ये जो असेंबली है इसको आप क्या कीजिए, काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या है, परिषद, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 60 से कितनी कर दी, अब 69 बढ़ा दी, ठीक है। दूसरा प्रावधान ये था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद, विधान परिषद इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, के सदस्यों की संख्या, के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी थी, 50 कर दी थी, ठीक है। नंबर्स मेंबर्स जो होंगे इसके उनकी संख्या 50 कर दी थी, ठीक है। अब ये कौन कौन से प्रांत इसमें शामिल हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 प्रांत शामिल थे, ठीक है। 4 प्रांत हो गए आपके, पहला है बंगाल, ठीक, दूसरा है मद्रास, तीसरा है बम्बई, और चौथा है यूपी। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। तो इन 4 प्रांतों की जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनके सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी कर दी थी, 50, ठीक है बेटा। चलिए, और अब इस एक्ट को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का स्टार्टर इनिशिएटर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था कि भारतीय मुसलमानों को 2 अधिकार, विशेष अधिकार दिए थे, ठीक है बेटा। तो लिखिए नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों को पहला पॉइंट, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न, पृथक, पहले लिख लेते हैं, सेपरेट इलेक्शन डिवीज़न, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, ठीक है, या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर इनके लिए, मुसलमानों के लिए जो दूसरा कार्य किया गया वो ये था कि मतदान के विशेष अधिकार दिए गए, मतदान के विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ वोटिंग, ठीक है, मतदान के विशेष अधिकार यहाँ पर मुस्लिम्स को दिए गए, ठीक। इससे होना क्या था कि मुस्लिम्स का जो अब एक वोट होना था वो एक वोट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मुस्लिम्स क्या करेंगे, 2 वोट कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक वोट कंपलसरी, कंपलसरी किसको दिया जाएगा, मुस्लिम कैंडिडेट को ही जाएगा, मुस्लिम कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, ठीक है। और एक वोट वो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके एक वोट में 2 वोट की पावर आई, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, या फिर सेपरेट इलेक्शन डिवीजन, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इनको दी गई, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट, इसी वजह से सांप्रदायिकता फैली, ठीक है ना भाई। इसी वजह से क्या होगा, हिंदू मुस्लिम भारत में हो पाएगा, मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसी एक्ट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहली बार किसी भारतीय को, पहली बार किसी भारतीय को, पहली बार किसी भारतीय को वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद, वॉइस रॉय की कार्यकारी कार्यकारी परिषद में स्थान मिला या नियुक्ति हुई, ठीक है बेटा। तो ये व्यक्ति कौन था, जो पहला भारतीय था जिसने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी का मतलब होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है बेटा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिसको स्थान मिला या नियुक्ति हुई, मेंबरशिप मिली, ठीक है, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा भी आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये क्या थे, किसके मेंबर थे, ये एक विधि सदस्य थे, कानून से रिलेटेड कार्य के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है बेटा, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये चीज़ कंडीशन हुई थी, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, पहली बार, पहली बार 2 भारतीयों को, 2 भारतीयों को, पहली बार 2 भारतीयों को इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद, भारतीय परिषद की सदस्यता दी गई। भारतीय परिषद मतलब इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल की सदस्यता दी गई 2 भारतीयों को, ठीक है। कौन कौन थे ये 2 भारतीय, फर्स्ट वॉज KC गुप्ता एंड द सेकंड वॉज सैयद हुसैन विलगामी, ठीक है, सैयद हुसैन विलगामी,
तो ये 2 व्यक्ति थे जिनको इंडियन काउंसिल में मेंबरशिप मिली या नियुक्ति मिली, और एसपी सिन्हा थे, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिनको वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारे पास मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का के प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा उसके बारे में लिखिए, सेकंड आज का, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ये 1919 है, ठीक है। चलिए, अब इस एक्ट के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये एक्ट भी फेमसली मतलब प्रसिद्ध है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज, वो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, CHELMS, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम रिफॉर्म्स एक्ट 1919, ठीक है। तो वही बात है, मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू उस समय के राज्य सचिव थे, भारत सचिव थे, ठीक है भाई, भारत मंत्री भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के क्या थे? वाइसरॉय थे, ठीक है। ये इस पर आपको समझना है। छोटी सी एक बैकग्राउंड ये समझे, छोटी सी बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड ये है कि 1914 मतलब 1919 से लेकर, ठीक है, 14 के बीच में, ठीक, क्या हुआ था हमारे पास? वर्ल्ड वॉर हो चुका था 1914 से 1919 के बीच में, ठीक है, ठीक है। वैसे नवंबर 18 में 1918 में ये फिनिश हो गया था। तो ये मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रखा था, चल रहा था, ठीक है। 1919 में हमारा एक्ट आया था, 14 से लेकर 18 के बीच अक्टूबर नवंबर के ऐसे आसपास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फिनिश हो गया था, ठीक है। और 1917 के बाद, 1917 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि अब हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। ये इसका एम था, ठीक है भाई। उत्तरदायित्व सरकार की यहाँ पर शुरुआत करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की वजह के लिए किया जा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए किया जा रहा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर कि वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड और भारत राज्य सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, ठीक है। अब ये एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट है इसमें कि भारत के राज्य सचिव को, पहला प्रावधान है, प्रावधान की शुरुआत करते हैं। तो लिखिए, भारत के राज्य सचिव को महालेखा परीक्षक, भारत के राज्य सचिव को महालेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर, ठीक है, महालेखा परीक्षक मतलब एक ऑडिटर नियुक्त करने की शक्ति मिली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है, क्योंकि आगे चल के जब हम साइमन कमीशन को देखेंगे तो वहाँ पर ये बात लागू होगी, ठीक है बेटा। एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकता था अब भारत का राज्य सचिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, ठीक है बेटा, जितने भी प्रोविंसेस थे या प्रांत थे वहाँ पर इन्होंने द्वैध शासन की प्रणाली लगाई, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई, लगाई गई, ठीक है। द्वैध शासन मतलब डायरकी, मतलब सेंटर भी स्टेट भी, ठीक है भाई। अब ये जो द्वैध शासन की प्रणाली है ये 1919 में लग गई थी और ये जाके ख़त्म हुई 1935 में। कब? कहाँ की? प्रांतों की, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रांतों की जो द्वैध शासन की प्रणाली हो कब लगाई गई? तो आंसर इज 1919। और कब खत्म हुई? 1935 में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि सभी ब्रिटिश अधिकारियों की वेतन व भत्ते अब ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। अब किसके द्वारा दिए जाएंगे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पिछले एक्ट में आपने पढ़ा था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे भारत में काम कर रहे हैं उन सबकी सैलरी कहाँ से होनी थी? भारतीय राजस्व से होनी थी, बट इसमें वो चेंज कर दिया गया। अब सभी की वेतन और भत्ते अधिकारियों के, ठीक है, वो कहाँ से दिए जाएंगे? लंदन के से दिए जाएंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव है ना, राज्य सचिव के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। राज्य सचिव के पद के लिए, राज्य सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर के पद का गठन, सहायता के लिए हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया, हाई कमिश्नर मतलब उच्च आयुक्त, ठीक है। अब ये उच्च आयुक्त क्या करेगा, ये भारत सचिव के असिस्टेंट के रूप में क्या करेगा, भारत में कार्य करेगा, ठीक है। बट इसका जो ऑफिस है वो भी कहाँ होना था, लंदन में। इसका जो ऑफिस है वो भी कहाँ होना था, लंदन में होना था, ठीक है। तो राज्य सचिव के लिए हाई कमिश्नर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के रूप से देखा जाए तो भारत में पहली बार, नेक्स्ट लिखिए, भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये भी हम कहते हैं इसमें, ठीक है भाई। पहली बार वुमेन्स को, महिलाओं को मताधिकार मिला, ठीक है। पहली बार महिलाओं को क्या मिला, मताधिकार मिला है। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं थोड़ा साउंड चेक कर लेता हूँ, ठीक है, साउंड इज ओके। पहली बार महिलाओं को क्या मिला, मताधिकार मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, डुअल हाउस लेजिस्लेचर, ठीक है, लिख लीजिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे डुअल हाउस लेजिस्लेचर स्थापित किया गया, ठीक है। डुअल हाउस लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास दो, केंद्र में, ठीक है, बात किसकी चल रही है, केंद्र की चल रही है, ठीक है। अब हमारे पास होगा एक अपर हाउस, ठीक है, और एक क्या होगा, लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस को अब कहा जाएगा राज्य परिषद, ठीक है भाई, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम स्टेट काउंसिल, अपर हाउस कहलाएगा, ठीक है। लोअर हाउस को कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा संबंधित चीज़ों को भी समझते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय विधान परिषद पहले थी, ठीक है भाई, इसी अपर हाउस का ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम था केंद्रीय विधान परिषद, ये था इसका नाम, केंद्रीय विधान परिषद। अब वो राज्य परिषद के रूप में आएगी, समझ आई बात, ठीक है। और अब मेंबर्स की संख्या बोलें, ठीक है, तो इसमें अपर हाउस में जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 60, ठीक है। और विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा जो है, इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो होंगे कितने, आपके 145, ये इस समय डिसाइड हुआ था, ठीक है। और अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो यही अब अपर हाउस क्या अब किस नाम से जाना जाता है, यही अपर हाउस अब किस नाम से जाना जाता है, यह है राज्यसभा। आज की जो राज्यसभा है वो यही थी, राज्यसभा। आज वर्तमान में ब्लू कलर में मैं आपको वर्तमान इसका नाम इसको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। और ये जो है यही अब आज के समय में क्या है, लोक सभा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि केंद्र में, याद रखिएगा बेटा, कहाँ पे लगा ये, केंद्र में क्या लगा, द्विसदनीय विधायिका मतलब डुअल हाउस लेजिस्लेटर। अब डुअल हाउस लेजिस्लेचर का एक बहुत ही अच्छा नाम है जिसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, या फिर बाई कैमरलिज्म मतलब 2 सदन होंगे, यूनिकैमरलिज्म मतलब 1 सदन होगा, ठीक है। तो ये केंद्र में लगाया गया। तो जो पुराना नाम था केंद्रीय विधान, ये पुराना नाम क्या था, केंद्रीय विधान परिषद, उसका नाम अब क्या बना दिया, स्टेट काउंसिल के रूप से जाना जाएगा। अब वर्तमान उसमें उस समय संख्या कितनी थी लोगों की, 60। वर्तमान में इसी को हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। और एक और नई सदन बनाई जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप से जाना गया, केंद्रीय विधानसभा के रूप से जाना गया,
ठीक है। और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 145 थी और वर्तमान में इसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि जो सेंट्रल और स्टेट मतलब प्रांत जो थे, है ना, केंद्र और प्रांत के बजट को अलग किया गया। ठीक है भाई, अब केंद्र का बजट अलग और प्रांतों का बजट अलग आएगा। ठीक, नेक्स्ट, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब हुआ आपका कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों का होना अनिवार्य। ये भी इसका क्या है, एक प्रावधान है, अनिवार्य। ठीक है, आप इसको ढंग से लिखिएगा, अनिवार्य। ठीक है, भारतीयों का होना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल के जो सदस्य, ठीक है भाई, इंडियन काउंसिल है ना, अलग अलग नाम आ रहे हैं ना बार बार, तो इनको आपको बार बार समझना है। ठीक है, क्या क्या चेंज हो रहा है। इंडियन काउंसिल मतलब भारतीय परिषद, ठीक है, भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या में भी बदलाव किया गया। तो इसको ये माना गया कि मिनिमम जो संख्या होगी 8 और मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, 12, ये निर्धारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और आगे चल के वो 1926 में क्या हो गया था, गठित हो गया था। ठीक है, अब ये चीज़ें आप समझ गए कि भाई काफ़ी कुछ हुआ है, कानून के रूप से भी देखा गया, मतलब ये कह सकते हैं कि जुडिशरी में भी इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है ना भाई, और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किया, अपने विधायिका में चेंज किया, लेजिस्लेटिव में चेंज किया। ठीक है, तो अब इस द्वैध शासन दोबारा आ गया भारत में। अब हो सकता है कि भाई पिछली बार की तरह लूट खसूट ना हो कहीं, है ना, तो इसीलिए तो उन्होंने क्या लगाया था कि भारत के जो राज्य सचिव है वो एक ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसाइड भी किया गया लूट खसूट ना हो द्वैध शासन की वजह से, तो हर 10 साल में, हर 10 ईयर्स में, एवरी 10 ईयर्स में क्या होगा, एक ऑडिट किया जाएगा या ऑडिट की रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, कि भाई भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो किस तरीके से आना था। ठीक है, अब ये एक्ट कब का पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एक्ट 1919 का। तो इसका मतलब जो अब ऑडिट आना था वो आना था 1929 में आना था। ठीक है बेटा, बट 1929 में क्या होना था, ब्रिटेन में खुद इलेक्शन होने थे। ब्रिटेन में क्या होने थे, इलेक्शन। इसीलिए 2 साल पहले मतलब 1927 में ही इन्होंने क्या कर दिया, एक आयोग गठित कर दिया। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि उस आयोग का नाम क्या था, उस आयोग का नाम था साइमन आयोग या साइमन कमीशन जिसको हम कहते हैं। तो ये कब गठित हो गया, 1927 में। होना कब था, 1929 में। जो 2 साल पहले क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में खुद क्या होने थे, इलेक्शन। ठीक है, ये क्यों आना था, क्योंकि भाई द्वैध शासन लग चुका था, है ना भाई, द्वैध शासन लग चुका था और द्वैध शासन में लूट खसूट ना हो दोबारा, है ना भाई, तो उसी को ऑडिट करने के लिए साइमन आयोग भारत आया था। ठीक है, तो ये वाला जो रिफॉर्म्स एक्ट है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर वो हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का मतलब, कमीशन आप सभी को पता होगा, आयोग। ठीक है भाई, चलिए तो आप हेडिंग डाल दी होगी आपने, साइमन कमीशन। एक बार साउंड को देख लेते हैं कि साउंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, ओके। चलिए बेटा, तो लिखिए अब साइमन कमीशन के बारे में। बेसिकली इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो आपको पता है ये पिछले एक्ट के थ्रू एज एन ऑडिटर नियुक्त हुए थे। ठीक है, और इनको 10 साल के अंदर भारत में इस नए इस बदलते हुए बदलाव वाले कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए हैं भारत के शासन में,
लोग खुश हैं या नहीं हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का। तो उसके ऑडिटर के लिए ऑडिशन के लिए उसको ऑडिट करने के लिए इनको भेजा गया था। ठीक है बेटा। इसका दूसरा नाम, इस कमीशन को हम वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। वाइट कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कारण ये है क्योंकि इसके 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों मेंबर्स क्या थे बेटा? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्या नहीं था, इंडियन नहीं था। इसी बात को लेकर कि भाई जब सारे ही ब्रिटिशर्स हैं इस आयोग में, तो ये इंडियन ही नहीं है कोई भी, तो ये कैसे बताएंगे कि भारत के हाल कैसे हैं? ये तो सब अच्छा अच्छा लिख देंगे सरकार के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ी सी अब इसकी बैकग्राउंड पर भी चलते हैं। 1927 के, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कब ये इसका गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था इसका गठन, है ना। तो ये 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास सेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अधिवेशन को मद्रास अधिवेशन में, मद्रास के सेशन में, ठीक है, जिसके हेड कौन थे या जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट थे एम.एन. अंसारी, एम.एन. अंसारी। ठीक है, तो इस अधिवेशन में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में ये मांग की गई कि हम आयोग का क्या करेंगे, आयोग का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ठीक है, आयोग का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। किस आयोग का? साइमन आयोग का। ठीक है बेटा, ये डिसाइड हुआ गया, इसका ये बोल सकते हैं कि इसका प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई हम क्या करेंगे, साइमन आयोग का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ आई। अब हुआ क्या कि इसी के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, कहाँ से आया, मतलब व्यक्ति था तो इसीलिए बोल रहा हूँ कहाँ से आया, तो ये भारत पहुँचा बम्बई के तट पर। ठीक है, भारत पहुँचा। ठीक, और इसका वहाँ पे फिर विरोध होना शुरू हुआ। तो विरोध के ही साथ चलते चलते, ठीक है, लाहौर में भी क्या हो रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, लाहौर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। ठीक है, तो उस समय इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट, ऐसे नहीं लिखते, लेफ्टिनेंट स्कॉट, है ना, लेफ्टिनेंट स्कॉट नियुक्त हुए थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लाठीचार्ज कर दी थी, लाठीचार्ज किया था आंदोलनकारियों के ऊपर। इस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी चोट लगते हुए। ठीक है, 1928 में। ठीक है, ये इसका एक क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। एक और चीज़ ये समझेंगे इस पर, अब नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ। ठीक है, इस समय भारत का जो सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, भारत सचिव इस समय था लॉर्ड बर्कनहेड। ये व्यक्ति क्या था इस समय, भारत का सचिव था। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये खबर फैली कि लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई है, काफ़ी चोटें आई थी उनको, तो ऐसे में जो प्रोटेस्ट था वो और ज़्यादा उग्र हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए श्री मोतीलाल नेहरू जी किससे मिले, बर्कनहेड से मिले, लॉर्ड बर्कनहेड से इनकी क्या हुई, मीटिंग हुई। ठीक है, कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये मीटिंग हुई तो इन्होंने बताया कि भाई जब एक भी यहाँ पे भारतीय नहीं है इस आयोग में। ठीक है, तो इसमें इस आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारी क्या हैं, गलतियाँ हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझ लीजिएगा,
इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में और एक लिख लीजिएगा कि 1930 में, जून 1930 में साइमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है भाई, जून 1930 में साइमन रिपोर्ट क्या की गई, प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मीटिंग हुई मोतीलाल नेहरू और लॉर्ड बर्किनहेड के बीच में कि भाई क्या है कंडीशंस, क्यों लोग असंतुष्ट हैं इस रिपोर्ट से जो भी है, या क्यों इसको आयोग का बहिष्कार किया जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू जी की तरफ से स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू जी की तरफ से की गई। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीयों का जो प्रशासन है, भारतीयों का जो प्रशासन है वो किसके हाथ आए, भारतीयों के हाथ ही आए, है ना भाई। भारतीयों का जो प्रशासन है, इसका जो कंट्रोल है वो किसको मिलना चाहिए, भारतीयों को ही मिलना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो स्वराज की जो मांग थी एक थी, एक बेसिकली डोमिनियन स्टेट की मांग थी। ठीक है, तो लॉर्ड बर्किंगहेड ने इस समय बोला कि ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप एक समिति बनाइए। ठीक है, आप अपने एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, बताइए कि अगर आपको ये मौका दिया जाए तो आप कैसे देश को चलाएंगे। ठीक है, समझ आई बात, तो कैसे होगा, रिपोर्ट के लिए बोला इन्होंने, रिपोर्ट ही बोल सकते हैं या ड्राफ्ट बोल सकते हैं, कि ड्राफ्ट की इन्होंने कहा कि आप बताइए कि कैसे बनेगा। अगर जितने भी इस समय के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, अगर सबके उसमें सिग्नेचर हो जाते हैं तो हम कल ही क्या कर देंगे, देश को खाली कर देंगे, और फिर आप एज अ डोमिनियन स्टेट यहाँ पे क्या कीजिए, अपना शासन चलाइए। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। तो इसके थ्रू नेहरू जी ने क्या करा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है बेटा, मोतीलाल नेहरू ने जी ने क्या करा कि 10 मेंबर्स की एक कमेटी गठित करी, जिसको हम नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं, नेहरू कमेटी या नेहरू समिति भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 10 नवंबर, ठीक है, सॉरी नॉट 10 नवंबर, 10 अगस्त 1928 में, ठीक है, नेहरू कमेटी ने क्या दी, अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में हुआ क्या कि सभी लोगों ने, जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स थे, ठीक है, सभी ने क्या करा, सिग्नेचर अपना कर दिया था। बट एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इन्होंने इस पर साइन सिग्नेचर नहीं किया, इसको नहीं माना। समझ आई बात, ये कंडीशन हुई। तो इसलिए नेहरू समिति की जो रिपोर्ट है वो रद्द कर दी गई और लॉर्ड बर्किंगहेड जो है अपनी बात पर कायम रहा। ठीक है, इज इट क्लियर, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या हुई, आगे की कहानी ये हुई कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये इसी को, ठीक है, इसी नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, और एक और नाम है इसका कि बेसिकली देखा जाए तो कांग्रेस का मेन काम क्या था बेटा, देखो कांग्रेस का जो मेन काम था, जो कांग्रेस लड़ रही थी, वो लड़ रही थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस रिपोर्ट को हम बोल सकते हैं कि इट वॉज फर्स्ट रिटन डिमांड, लिखित मांग थी ये। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों की ये क्या थी, पहली लिखित डिमांड थी, पहली लिखित मांग थी। अब हुआ क्या कि भाई नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उस पर सबने साइन तो कर दिए थे, बट जिन्ना ने साइन नहीं किए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो डिस्कशन था ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए अब अंग्रेज़ सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा कि भाई आप ऐसे कीजिए, आप लंदन में आइए, है ना, हम आपके लिए वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे। ठीक है, और ये डिस्कस करेंगे कि साइमन कमीशन में क्या दिक्कत है और प्रशासन चलाने के लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आगे चल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, 1930 में पहली हुई। ठीक है, 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 1932 में आपकी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई।
तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली किसके लिए थी? साइमन कमीशन पर जो भी विवाद है या ऑडिटर से ऑडिटिंग करने के बाद जो भी चीज़ें पता चली हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड होनी चाहिए, इन सब पर डिस्कशन के लिए क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें सेटल की गई थी कि 3 राउंड टेबल से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी कि एक तरीके से डिस्कशन था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, किस तरीके से हम आगे एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट इतना सारा डिस्कशन तो हमने कर लिया, बट ये नहीं समझा अभी तक कि साइमन की रिपोर्ट क्या थी। साइमन रिपोर्ट क्या थी? ठीक है, इसीलिए मैंने उस समय लिखाया भी नहीं था, अब फिर से लिखा देता हूँ एक बार कि साइमन रिपोर्ट कब आई थी सर? जून 1930 में आई थी। और इसके क्या क्या प्रावधान थे इसको समझते हैं। ठीक है, पहला प्रावधान ये था, जनरल थे इसके प्रावधान वैसे, पर डिस्कशन बहुत हुआ था। ठीक है, पहला था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना है। ठीक है भाई, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, दूसरा था कि राज्यों में जो ब्रिटिश राज्य है, ठीक है, राज्य भी नहीं कहेंगे, है ना भाई, जो ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज्यों में विस्तार होना चाहिए। थोड़ा सा इनको जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, इनका विस्तार होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत जो है ना, उस समय क्या था, ये ब्रिटिश भारत ही तो था। ठीक है, ब्रिटिश भारत के संघ का मतलब फेडरल सिस्टम लाने की कोशिश थी। ठीक है, संघ की स्थापना, यूनियन बनाने की कोशिश थी, संघ की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, ठीक है भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था है, सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब आपका कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये कुछ इसके क्या थे, प्रावधान थे, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे और सरकार को लग रहा था कि ये सब सही है। ठीक है, तो ये कंडीशन में अब आगे की बैकग्राउंड को भी समझते हैं। ठीक है, आगे की बैकग्राउंड क्या है कि आपको पता है, तो मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू इस समय किसकी मांग कर रहे थे? स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, मतलब डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। मतलब फ्रीडम तो नहीं मिलेगी, बट ये एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा कि हम क्या कर सकेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रख सकते हैं। ठीक है, बट इसी के विरुद्ध आए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिन्होंने डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड इन्होंने करी थी एट लाहौर के अधिवेशन 1929 में। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। कारण इससे क्या इफेक्ट पड़ा? इससे ये इफेक्ट पड़ा कि जो कांग्रेस है वो दोबारा से 2 भागों में टूट गई थी। एक तो था आपका ओल्ड कांग्रेस, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने? मोतीलाल नेहरू, जो डोमिनियन ये डोमिनियन स्टेट बोलो या डोमिनियन स्टेटस बोलो, बात एक ही। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने और एक और कांग्रेस बन गई जिसका नाम था यूथ कांग्रेस। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने? जिसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड भी हो गई कांग्रेस से संबंधित।
ठीक है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में और क्या क्या हुआ कि इसको मैं ओमिट कर लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड्स भी दिए गए, ठीक है। उस समय अगस्त 1932 में, मैंने आपको कहा था ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ये की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अगस्त 1932 में जो उस समय के जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इन्होंने कम्युनल अवार्ड्स की क्या करी, शुरुआत की क्या बोलकर करी कि ये क्या होगा, इट इज़ अ स्कीम, ये एक क्या है, ये एक स्कीम होगी, ठीक है, ऑफ माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देश में जो माइनॉरिटीज़ है उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। कौन सी स्कीम, कम्युनल अवार्ड्स। किसने शुरू करी, रैमसे मैकडोनाल्ड ने। कब करी, 1932 अगस्त में, ठीक है। अब हुआ क्या था कि अभी तक तो जो देश था वो धर्म के आधार पर क्या था, डिवाइडेड था, ठीक है। पिछले जितने भी थे, इस अवार्ड से हुआ क्या कि भाई कंटिन्यू कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू रही। भाई अभी हमने देखा था कि मुस्लिम्स को क्या मिला था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, है ना, पृथक निर्वाचन मंडल मिला था, ठीक है। तो मुस्लिम्स के साथ साथ सिख, ठीक है, भारतीय जो क्रिश्चियंस थे, ठीक है, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस जो थे, यूरोपियंस जो थे, इन सब को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। मतलब ये अपने अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे अपने पास, ठीक है। इसके साथ साथ ये और क्या एक्सटेंड करना चाहते थे, क्या बढ़ाना चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था। देखो धर्म के आधार पर तो डिवीजन हो चुका था, ठीक है। अब ये जाति के आधार पर भी क्या करना चाह रहे थे, डिवाइड करना चाह रहे थे। तो जितनी भी सप्रेस्ड क्लास थी, सप्रेस्ड क्लास जो थी, जो शेड्यूल कास्ट थे देश के, तो उनके लिए भी ये क्या बनाना चाह रहे थे, एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो हिंदू धर्म के भी, जो हिंदू धर्म है, ठीक है, इसमें जो सप्रेस्ड क्लास है उसको भी अलग करना चाह रहे थे हिंदू धर्म से। तो इस बात पर क्या हुआ कि गांधी जी बड़े क्या हो गए, इसके मुखर विरोधी बन गए, ठीक है। और यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यरवदा जेल में इन्होंने क्या करा, अनंत समय तक भूख हड़ताल करने का निर्णय ले लिया इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। तो इसी वजह से आगे चल के कांग्रेस जो लीडर्स थे उन्होंने, और जितनी भी हमारे सप्रेस्ड जो क्लास थी, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, एक डिसीजन हुआ, इन्होंने एक कंसेंट बनाया, ठीक है, कि हम हिंदू का एक सेपरेट नहीं करने देंगे हिंदूज को, ठीक है। तो इस वजह से एक पैक्ट साइन हुआ जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट, कांग्रेस लीडर्स और सेपरेट क्लास के बीच में। तो इस वजह से ये जो इनका एक्सटेंशन का जो प्लान था वो क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। ये जाति के आधार पर नहीं तोड़ पाए, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, एज अ जॉइंट इलेक्टोरेट ही क्या करेंगे, देश में रहेंगे, ठीक है। धर्म के आधार पर तो हो चुका था, बट जाति के आधार पर ये नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी ने बीच में क्या कर दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड रहा इसका, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो एक्ट हमारा, वो कौन सा है, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है बेटा। अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में मैंने गलती से आईपीसी का जो ईयर है वो 1861 बोल दिया था, दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ 1860, ठीक है, 1 नहीं है, 61 नहीं है, 1860 है, और इसको लागू किया गया था 1862 में,
ठीक है, आप इसको ज़रूर सही कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, इस करेक्शन को आप कर लीजिएगा, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये पिछली क्लास के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आराम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, ठीक। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट ये है सर कि ये सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे अंतिम, ठीक है, अंतिम और सबसे जटिल, अंतिम और सबसे जटिल, लास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एक्ट था। सबसे अंतिम और सबसे जटिल, द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्ट ऑफ द बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए कि 70 से 80% का जो कानून है, सॉरी कानून कह रहा हूँ, 70 से 80% का जो अभी हमारा संविधान है उसका आधार यही एक्ट है 1935 का, ठीक है। अभी हमारा जो वर्तमान का जो संविधान है वो इसी से इंस्पायर हुआ है, ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या था, ठीक है, इस एक्ट में कुल 14 पार्ट्स थे जिनको हम भाग कहते हैं, ठीक है। 10 शेड्यूल्स थे जिनको हम सूचियाँ कहते हैं, ठीक है, सॉरी नॉट सूची, अनुसूचियाँ कहते हैं, अनुसूचियाँ, ठीक है। 10 शेड्यूल्स थे और यहाँ पे 321 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 321 अनुच्छेद थे, ठीक है। बट याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी साइमन कमीशन को लेकर डिस्कस करने के लिए, और कांग्रेस की डिमांड हमेशा स्टार्टिंग से यही रही कि उनको क्या चाहिए था, फंडामेंटल राइट्स चाहिए थे, ठीक है, इसीलिए। बट यहाँ पर क्या हुआ था, अभी भी ये एक्ट इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर मौलिक अधिकारों को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है बेटा। मौलिक अधिकार या बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं थे अभी भी, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब इसके प्रावधान क्या क्या हैं, इस एक्ट के प्रावधान, चलिए तो प्रावधान क्या थे, पहला प्रावधान लिखना शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रावधान ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई। प्रांतों में, प्रांत मतलब क्या हुए आपके प्रोविंसेस, ठीक है भाई। प्रोविंसेस में जो डुअल सिस्टम था, डुअल गवर्नेंस जो थी, ठीक है, द्वैध डायरकी जो थी, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि सर ये शुरू कब हुआ था, 1919 में, और ख़त्म कब हुआ, 1935 में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, प्रांतों में तो इसको समाप्त कर दिया, बट केंद्र में, ठीक है, मतलब सेंटर में, सेंटर में द्वैध शासन को, द्वैध शासन को, डायरकी को लागू किया गया, ठीक है भाई। तो प्रोविंसेस में डायरकी को हटा दिया गया और सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें कि ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय संघ, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, या ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके अनुसार जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है भाई, प्रोविंसेस, कमिश्नरीज और जो इस संघ के अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। तो प्रोविंसेस आने थे, प्रोविंसेस मतलब जितने भी प्रांत हैं वो सब आने थे, ठीक है। तो कुल उस 11 प्रांत इसमें शामिल हुए, ठीक है। इसमें कमिश्नरीज जो थी, ब्रिटिश कमिश्नरी, ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, ठीक, ब्रिटिश कमिश्नरी, ओहो लिखने में बड़ी दिक्कत, ब्रिटिश कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो लगभग 6 थे, वो भी इसमें शामिल हुए। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी देसी रियासतें हैं, ठीक है भाई, जितनी भी देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है। अगर उनकी मर्जी है तो आ सकते हैं और नहीं है तो अलग रह सकते हैं। तो ये इसकी क्या हुई थी, प्रावधान थे। ठीक है भाई। अब इतने आप समझे, ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। अब भाई इस सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ था, कलकत्ता में था ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा। किस वर्ष में, इसी वर्ष में 1935 में ही। ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना कार्य करना शुरू किया, कार्यरत कब से है, तो ये है आपका 1 अक्टूबर 1937 से इसने क्या करा, दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई, इसमें एक चीफ जस्टिस बनाया गया या चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। तो पहले जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो है सर मॉरिस गोयर। ठीक है। और यहाँ पर 6 अदर जजेस की भी नियुक्ति की गई, 6 अदर जजेस की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो शक्तियाँ हैं केंद्र और प्रांतों के बीच में, ठीक है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। तो लिख लीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंसेस। ठीक है। संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों को बांटा गया। ठीक है। संघ और प्रांत के बीच शक्तियों को बांटा गया। तो किस तरीके से बांटा जाएगा, लिस्ट के तरीके से। ठीक है। लिस्ट मतलब सूचियाँ। तो 3 प्रकार की लिस्ट जारी की गई, ए, बी और सी। पहली थी आपकी यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची या केंद्र सूची, जो भी बोले। तो इसके जो टोटल सब्जेक्ट थे वो थे 59 विषय, मतलब 59 टॉपिक्स पर यूनियन के पास पावर रहेगी। मान लीजिए डिफेंस एक टॉपिक है, ठीक है, या बोल दीजिए फाइनेंस एक टॉपिक है, इस तरीके से। तो 59 सब्जेक्ट थे जहाँ जिसका कंट्रोल किसके ऊपर था, यूनियन के ऊपर था। ठीक है। दूसरी थी स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची। तो उस समय स्टेट लिस्ट में थे आपके 54 विषय, 54 सब्जेक्ट थे। और तीसरी थी कॉन्करेंट, CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हुआ समवर्ती सूची में मतलब जहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे वो स्टेट पर भी होंगे डिवाइडेड और सेंटर पे भी डिवाइडेड होंगे। ठीक है। तो ये टोटल 36 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे 36 विषय थे। ठीक है। और जो पावर्स बच गई थी, जिनको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में रेजिडुअरी पावर्स। तो जो रेजिडुअरी पावर्स थी, अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, ठीक है, वो किसको दी गई, टू वाइसरॉय, वो वाइसरॉय को दे दी गई। अब फेडरेशन की बात चल रही थी, ये शक्तियाँ बनी थी, तो याद रखिएगा फेडरेशन बन नहीं पाई थी। ठीक है भाई, फेडरेशन क्या रह गई थी, असफल हो गई थी, नहीं बन पाई थी। कारण क्या था, क्योंकि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने आने से मना कर दिया था, तो इसी वजह से ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैंने जैसे पिछले उसमें बताया था आपको कि यहाँ पे इस फेडरेशन में कितने ब्रिटिश प्रांत, कितने प्रोविंसेस में आना था, तो 11 प्रोविंसेस ने यहाँ पे आना था। ठीक है। अब इन 11, अगला जो प्रावधान है उसी में से है, ये 11 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में
11 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में, ठीक है, 12 में से 6 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका लागू की गई। द्विसदनीय, अभी थोड़ी देर पढ़ा हमने इसके बारे में, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका मतलब बाई कैमरलिज्म, ठीक है बेटा, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। तो कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में, ठीक है। तो ये द्विसदनीय विधायिका किस प्रकार से आनी थी? तो एक तो बनाया इन्होंने क्या, विधान परिषद, विधान परिषद, जिसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और एक बनाया इन्होंने विधान सभा, जिसको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी इसी को हम बोल सकते हैं, ये क्या है, अपर हाउस होगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली होगा लोअर हाउस। तो अब प्रश्न ये आता है सर कि ये 6 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे? तो ये जो 6 प्रांत थे वो थे आपके बंगाल, ठीक है भाई, बंगाल इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस में मतलब आपका ये यूपी वाला जो क्षेत्र है वो सारी चीज़ें, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और क्या प्रावधान था? इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या दिया? बढ़ावा दिया, ठीक है, बढ़ावा दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को इसने क्या करा? बढ़ावा दिया, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए कि भारतीय परिषद को समाप्त किया। अब इंडियन काउंसिल जो है, ठीक है भाई, अब नहीं है, इंडियन काउंसिल की ज़रूरत अब नहीं है, इस तरीके से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करते हैं, नेक्स्ट उसमें लिखते हैं। नेक्स्ट ये है कि अब वित्तीय जो परेशानी है उनको सही करने के लिए 1937 में, ठीक है, 1930, सॉरी माय मिस्टेक, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यह है 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया, को भारत से पृथक किया, ठीक है। अन्य प्रावधान क्या है? अन्य प्रावधान यह है कि सर 1937 में ही इन्होंने एक फेडरल कोर्ट मतलब जिसको हम कहेंगे संघीय न्यायालय का गठन किया, वो इस्टेब्लिश किया, ठीक है। फेडरल कोर्ट को इन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया। साथ साथ इन्होंने और क्या किया इस एक्ट के थ्रू? इम्पॉर्टेंट है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसको बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय
लोक सेवा आयोग, ठीक है। और तीसरी है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोलेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो फेडरल जो होगी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी जो केंद्र के लिए होगी, प्रोविंशियल प्रांतों के लिए होगी, और जॉइंट जो होगी वो दोनों के लिए होगी, प्रांत भी और केंद्र भी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का भी क्या हुआ, इसी एक्ट के थ्रू गठन किया गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो हमारा संविधान है, ठीक है बेटा, जो हमारा संविधान है उसका जो आधार है बनाने का, इसका जो आधार है वो 1935 का एक्ट ही है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, संविधान बनाएगी, और जैसे ही हमारा संविधान कंप्लीट होगा 1950 तक हम जैसे ही पहुँचेंगे, उसके बाद से हम फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्ड में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस